यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं सवाल, द टेम्परेचर ऑफ इक्वल masses of 3 different liquid X, Y and Z are 10 degrees Celsius, 20 degrees Celsius and 30 degrees Celsius respectively. The temperature of mixture when X is mixed with Y is 16 and that when Y is mixed with Z is 26. The temperature of mixture when X and Z are mixed will be equal to. तो ये मिक्सिंग वाले सवाल हैं। इन सवालों को कैलोरीमेट्री प्रिंसिपल से सॉल्व किया जाता है। देखिए कैसे करेंगे। हमारे पास सब्सटेंसेस हैं X, Y एंड Z, मासेस बराबर हैं, m0 मैं मान लेता हूं। इनकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है वो S1, S2, S3 है, जो हमें दी नहीं है। इनका टेम्परेचर जो है 10, 20, 30 के बराबर है, 10, 20 और 30। अब कहा जाता है कि X और Y को आपस में मिक्स करने पर फाइनल मिक्सचर का जो टेम्परेचर है वो हो जाता है 16 डिग्री सेल्सियस के बराबर। इसका मतलब ये हुआ कि ये कम टेम्परेचर वाला जो लिक्विड है ये ज्यादा टेम्परेचर पे पहुंच चुका है और जो ज्यादा टेम्परेचर वाला लिक्विड था वो कम टेम्परेचर पे हो चुका है। गर्म ठंडा मिक्स कर दिया है तो ये गुनगुना जो है ये प्रोड्यूस हमारे पास हो चुका है प्रोडक्ट। तो यहां से यहां का जो कन्वर्जन है हीट का, मैं कह सकता हूं हीट यहां पे एब्जॉर्ब की गई है इस लिक्विड के द्वारा, और किसने प्रोवाइड करी है? इसने प्रोवाइड करी है। ही इज अ राइडर एंड ही इज प्रोवाइडर। समझ गए? ये राइडर है, ये प्रोवाइडर है, और जितना प्रोवाइड किया है उतना ही अमाउंट उसने राइड किया है। तो यहाँ पे मैं प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री लगाने वाला हूं कि हीट जितना दिया है हीट उतना ही लिया है। दिया कितना है जी? देखिए मास है m0, स्पेसिफिक हीट इज S2 इनटू चेंज इन टेम्परेचर, ज्यादा माइनस कम, 12, 20 माइनस 16 विच इज 4 इज इक्वल्स टू हीट कितना एब्जॉर्ब किया है, मास इज m0, स्पेसिफिक हीट S1, टेम्परेचर में डिफरेंस कितना आ गया है 6 के बराबर, तो m0 से m0 चला जाता है और S1 by S2 आपको मिल जाता है 2/3 के बराबर, इक्वेशन नंबर 1। आगे कहते हैं कि Y और Z को जब मिला देते हैं तो 26 डिग्री सेल्सियस का हमें कुछ मिक्सचर मिलता है। इन दोनों को मिक्स करने पर 26 डिग्री सेल्सियस हमें मिल रहा है। तो यहाँ पे भी राइडर और प्रोवाइडर वाला गाना जो है आप यूज कर सकते हैं, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। तो यहाँ आ जाए आपके पास m0 इंटू S2 इंटू टेम्परेचर में चेंज कितना है 6 के बराबर इज इक्वल टू कितना इसने दिया है m0 इंटू S3 इंटू डेल्टा T 4। तो यहां से भी आपको मिल जाता है S2 by S3 इज इक्वल टू 2/3, इक्वेशन नंबर 2। अब कहते हैं क्या कि X और Z को यदि मिक्स कर दिया जाएगा तो हमें कितना टेम्परेचर मिलने वाला है। तो मैं कह सकता हूं यार ये दोनों को यदि मिलाएंगे तो टेम्परेचर जो फाइनल मिक्सचर का होगा वो 10 से ज्यादा होगा, 30 से कम होगा। इसका मतलब ये T जो है, दिस T इज ग्रेटर देन 10 बट लेस देन 30। तो मैं कह सकता हूं यहां से यहां हीट का एब्जॉर्प्शन हुआ है, यहां से यहां हीट रिलीज किया है इसने। सो m0 इंटू S1 इंटू T माइनस 10 is equals to m0 into S3 into 30 minus T। तो भाई यहाँ पे देखिए क्या कर सकते हैं, m0 से m0 कैंसिल आउट हो जाता है, S1 by S3 जो है कितना आ जाता है 30 minus T डिवाइडेड बाय T minus 10। और S1 by S3 की वैल्यू यदि निकालनी है तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो S2 से S2 कैंसिल आउट हो जाएगा, S1 by S3 आपको मिलेगा 2/3 into 2/3 4/9। तो इसको आप लिख सकते हैं 4/9 के बराबर। सॉल्व कर लीजिए इसे, 270 minus 90 is equals to 40 minus 40. So you will get 5t is equal to not 5t, not 13t, 13t is equal to, इधर ले आइए इसको, 310, 310। So टेम्परेचर आपको यहाँ मिल जाता है, टेम्परेचर T is equals to 310 divided by 13, 310 divided by 13। सॉल्व कर लीजिए इसे, 13 दूनी 26 और यहाँ बचे 50, 13 × 39, 39 बचा 11 और 23 पॉइंट समथिंग आना चाहिए। एक ही ऑप्शन आपके पास ऐसा है जो 23 पॉइंट समथिंग है, तो सी ऑप्शन आप टिक कर सकते हैं बड़े आसानी से। ठीक है, समझ गए? कोई ज्यादा मुश्किल का काम नहीं था, काफी बेसिक था, लेंदी कह सकते हैं, थोड़ा सा हो गया, इसमें 2-3 मिनट आपके जा सकते हैं, लेकिन मुश्किल नहीं था। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम नीरज कुमार चौधरी और फिजिक्स टीचर। बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देनी है। अनअकैडमी पे T20 टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रही है 7th of अक्टूबर से, जो कि 7th of अक्टूबर से लेके 29th of अक्टूबर तक चलेगी। डेली टेस्ट होगा,
6:30 से लेके 7 PM तक, ठीक है ना। और ये टेस्ट जो लोग अपना IIT JEE का एग्जाम 2022 में देना चाहते हैं, यानी कि ड्रॉपर्स और 12th के बच्चे 2023 में देंगे, 11th के बच्चे, और जो 2024 में देंगे यानी कि 10th के स्टूडेंट, उनके लिए प्लान की गई है, ठीक है बच्चों। डेली टेस्ट होगा, डेली रिजल्ट आएगा उसी टाइम, और डेली अवार्ड्स है इसमें। अगर रैंक 1 आती है आपकी तो आपको 5,000 रुपए का अमेजोन का वाउचर, 2 to 6 को 3,000, 7 to 20 को 2,000, ठीक है ना। और बच्चों आप अगर विनर हो तो आपको 20% का स्कॉलरशिप भी मिलेगा अगर आपकी रैंक 1 से लेके 50 तक आती है, अगर आप कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हो तो, ठीक है ना। तो बच्चों बहुत ही अच्छा मौका है, जल्दी से जल्दी इसमें एनरोल कर लीजिए। और एनकेसी सर लाइव कोड डालना ना भूले, ठीक है बच्चों। चलिए, बेस्ट ऑफ लक। अगला सवाल कहता है अ सिलिंड्रिकल कंटेनर ऑफ वॉल्यूम दिस कंटेन्स 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन and 2 mole of carbon dioxide. Assume the temperature of the mixture is 400 Kelvin. तो the pressure of mixture of gases is. तो जो हमारा गैस का मिक्सचर है उसका प्रेशर आपको बताना है। देखिए हमारा ये जो सिस्टम है इसमें गैसेस भरी है और यहाँ गैस कांस्टेंट दिया है, तो इसका मतलब हमें आइडियल गैस इनको मानना है, आइडियल गैस ही मानना पड़ेगा आपको, और कोई चॉइस नहीं है। हमें वॉल्यूम जो है दिया हुआ है, प्रेशर पूछा गया है, टेम्परेचर दिया है, नंबर ऑफ मोल्स दिए हुए हैं, आर दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं P इज इक्वल्स टू nRT डिवाइडेड बाय V आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ भैया आपके पास नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो है 1 + 2 3 मोल है हमारे पास। R की जो वैल्यू है 8.3 आप ले सकते हैं। टेम्परेचर हमारे पास है 400 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम आपको लेना है 4 × 10⁻³ तो यहां से प्रेशर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। सॉल्व कर लीजिए इसे, तो एक 4 से एक 4 चला गया, ये 10⁻³ और 10⁻², 10⁻5 बन जाता है, 3 × 9, 3 × 8 24, सो इट्स 24.9 × 10⁻5 पास्कल में हमें प्रेशर की वैल्यू मिल जाती है। टोटल प्रेशर ऑफ बोथ द गैसेस इज 24.9 × 10⁻5। सी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है हमारे पास ये, एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस सप्लाइज 6000 जूल पर मिनट। ये आपको बहकाने के लिए रखा गया है, इसको आप फटाफट से जूल पर सेकंड में लिखें या एटलीस्ट सर्कल कर लें कि भाई यहाँ पे यूनिट हमें गलत दिया है, ऐसा यूनिट नहीं दिया है। बेसिकली यदि हम आंसर निकालने की कोशिश कर रहे हैं मैक्सिमम क्वेश्चंस में ऐसा यूनिट में, तो हमें इसे चेंज करना होगा जूल पर सेकंड में। आगे चलते हैं। इफ द सिस्टम डिलीवर्स अ पावर ऑफ 90 वॉट, हाउ लॉन्ग इट वुड टेक टू इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी बाय 2.5 × 10⁻³ जूल। तो इतना इंटरनल एनर्जी बढ़ाने के लिए कितना टाइम उसको लगने वाला है, ये हमसे पूछा गया है। देखिए 6000 जूल है पर मिनट है, उसको सेकंड में बनाने के लिए आपको यहाँ पे इसको डिवाइड करना होगा 60 से, तो ये बन जाएगा आपके पास 100 वॉट। 100 वॉट ये सप्लाई करता है जो हमारा इलेक्ट्रिक अप्लायंस है। इफ द सिस्टम, और ये 100 वॉट लेता है और 90 वॉट जो है वो दे देता है। सिस्टम डिलीवर्स अ पावर ऑफ 90 वॉट। तो 10 वॉट जो है वो किस काम आ रहा है? 10 वॉट या कह सकते हैं 10 जूल पर सेकंड जो है वो इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने के काम में आ रहा है। ठीक है, 100 वॉट जो है हम उसे दे रहे हैं पावर, और 90 वॉट जो है वो काम कर रहा है। बचा कुचा जो 10 वॉट है वो इंटरनल एनर्जी बढ़ाने के काम आ रहा है। तो हमसे कहा गया है कि इंटरनल एनर्जी इतनी बढ़ानी है, तो 2.5 × 10⁻³ इतनी एनर्जी है। तो मैं इसको लिख सकता हूं पावर इनटू टाइम, या 10 × टाइम में लिख सकता हूं इसे। तो यहां से आप सॉल्व कर लीजिए इसे, आ जाएगा 2। सो 2.5 × 10⁻² आपको टाइम की वैल्यू मिल जाने वाली है इन SI यूनिट विच इज सेकंड। सो 2.5 × 10⁻², ए ऑप्शन जो है आपका आंसर आ जाता है। ठीक है, अगला सवाल है ये, RMS स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। हाइड्रोजन है इसका मॉलिक्यूलर वेट 2, ऑक्सीजन की बात करें 16 32, और बात करें CO2 की, CO2 इज 44। तो मॉलिक्यूलर वेट इनके बढ़ते जा रहे हैं एट द सेम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं। तो आपको बताना है कि इनकी जो स्पीड है RMS स्पीड वो कितनी होने वाली है। तो RMS स्पीड का फॉर्मूला हम जानते हैं √3RT/m, √3RT/m।
तो ये डिपेंड करती है मोलर मास से। तो जिसका मोलर मास सबसे ज्यादा होगा उसका स्पीड उतना ही कम होगा। तो सबसे ज्यादा मोलर मास है CO2 का, तो CO2 का स्पीड जो है सबसे कम होने वाला है। तो ये नहीं होगा, सबसे कम है लेकिन बराबर भी किसी का नहीं होगा, और यहां सबसे ज्यादा दिया है, इसका मतलब ए ऑप्शन जो है सही हो जाता है। ठीक बात, आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। If the RMS speed of oxygen molecule at 0 degree Celsius is 160, find the RMS speed of hydrogen molecule. हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की स्पीड निकालनी है यदि हमें ऑक्सीजन की दी हुई है। तो हम जानते हैं कि v जो है वो प्रोपोर्शनल होता है 1/√m के। तो यहां से आपको मिल जाएगा 160 into √m which is √32 is equals to speed of hydrogen into √2। तो ये √2 से ये आपको मिल जाएगा 4 और 6400 जो है स्पीड आपको यहाँ पे मिलने वाली है, सॉरी 640 मीटर पर सेकेंड आपको स्पीड हाइड्रोजन की मिलने वाली है, 640 विच इज ए ऑप्शन। तो इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। देख सकते हैं बहुत ज्यादा आसान सवाल जो है आ रहे हैं। अंतर सिर्फ इतना होता है कि आप अभी इसे अपने घर में बैठ के कर रहे हैं और उस समय जो है माहौल बिल्कुल अलग होगा। तो सवालों की चिंता नहीं करनी है, बस अपने आप को इस तरीके से प्रिपेयर करें कि उस बहुत ज्यादा प्रेशर की जो कंडीशन होती है, जो एनवायरनमेंट होता है बहुत ज्यादा डिप्रेसिंग, उस माहौल में भी हम ये सवाल कर ले जाएं पूरे दिमाग लगा के। उस चीज की प्रैक्टिस हमें करनी है, ठीक है। तो देख सकते हैं कोई ज्यादा मुश्किल सवाल नहीं है वैसे देखा जाए तो, लेकिन प्रेशर की बात अलग होती है ना, उस समय जो प्रेशर होता है वो अलग ही होता है। आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। हाइट ऑफ विक्टोरिया फॉल्स इज 63 मीटर, व्हाट इज द डिफरेंस इन टेम्परेचर ऑफ वाटर एट द टॉप एंड द बॉटम ऑफ द फॉल। तो वाटर का टेम्परेचर ऊपर और वाटर का टेम्परेचर नीचे क्या होने वाला है, डिफरेंस ही पूछा है ऑफकोर्स। तो ये देखिए बेटा, पहली बात तो ये है कि ये ऊपर से जो पानी है और नीचे जो पानी है सेम ही तो पानी है, तो टेम्परेचर बराबर क्यों नहीं है। टेम्परेचर बराबर क्यों नहीं है, उसका जवाब ये है कि पानी ऊपर से गिरता है और नीचे आके वो टकराता है, ऑलमोस्ट रेस्ट पे पहुंच जाता है, ऑलमोस्ट रेस्ट पे आ जाता है, रेस्ट से चला और ऑलमोस्ट टकरा के रेस्ट पे ही आ जाता है। तो ऊपर से नीचे आने में इसने खर्च कर दिया है, इसमें खर्च कर दिया है पूरा mgh के बराबर पोटेंशियल एनर्जी कम हो चुकी है। तो वो एनर्जी गई कहां, वो एनर्जी इसकी इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में काम आ जाती है, इसका टेम्परेचर बढ़ाने के काम आ जाती है। तो इसलिए जो पानी ऊपर से नीचे आता है और टकराता है नीचे सरफेस से, तो उसका टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ जाता है एज कंपेयर टू द प्रीवियस टेम्परेचर ऑफ इट। तो नीचे का टेम्परेचर ज्यादा होगा, ये बात समझ में आती है, ऊपर का टेम्परेचर थोड़ा सा कम होगा। टेम्परेचर में डिफरेंस हमें निकालना है, तो हम कह सकते हैं कि ऊपर से जो पानी आ रहा है, चाहे 1 बूंद की बात करें चाहे हम 10 किलो की बात करें, पानी ऊपर से नीचे आने पर जो है अपना इतना एनर्जी जो है वो खर्च कर देता है अपना टेम्परेचर बढ़ाने में, और टेम्परेचर बढ़ रहा है, स्टेट चेंज नहीं हो रहा है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि m अमाउंट ऑफ वाटर है लेट्स से into ms into delta t is equal to mgh। m से m चला जाता है और डेल्टा टी की वैल्यू आपको मिल जाएगी GH अपॉन S के बराबर। G की वैल्यू है 10, H की वैल्यू है 63, डिवाइडेड बाय S जो है वो है हमारे पास 1 कैलोरी, और हमें जूल में बदलना है, जूल पर किलोग्राम पर डिग्री सेल्सियस, तो 4200 के बराबर होता है। सॉल्व कर लीजिए, 7 9 63, 7 6 42, 3 से गया 3, 3 से गया 20, सो 3/20 जो है हमारा आंसर हमें मिल जाता है। सो इट्स 0.15 जो है डिग्री सेल्सियस में हमें आंसर मिल जाएगा। 0.15 के आसपास आंसर होना चाहिए, विच इज ऑप्शन नंबर ए। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं आगे अगले सवाल की तरफ। अ बलून कैरीज अ टोटल लोड ऑफ 185 kg at normal pressure and temperature of 27 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 300 केल्विन टेम्परेचर पर जो बलून है वो इतना लोड उठा सकता है। What load will the balloon carry on rising to a height at which the barometric pressure is 45 centimeter of Hg at the temperature is -7 degree Celsius, assuming the volume remains constant। तो पहले आप ये देखिए, बलून की बात कर रहे हैं, बड़े बड़े जो बलून आते हैं जिसमें लोग राइड करते हैं उसकी बात कर रहे हैं। तो ये बलून है और बलून के साथ में हमने एक लोड बांध दिया है। तो मैं कह सकता हूं कि इसका फ्री बॉडी डायग्राम यदि आप बनाएं
तो ये हमारे पास है mg के बराबर फोर्स। बलून के अंदर जो गैसेस हैं उनका वेट जो है हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं, और इसके ऊपर लगने वाला एक बायंसी फोर्स FB, which I can say density of liquid जिसमें डूबा हुआ है fluid which is air into volume submerged, V वॉल्यूम जो है इसका सबमर्ज्ड है into G। और मैं कह सकता हूं यदि हम बात कर रहे हैं कैपेसिटी की, यानी कि इस समय ये फोर्स और ये फोर्स बिल्कुल बराबर होने वाले हैं। ये जो है बलून के ऊपर नेट फोर्स 0 के बराबर होने वाला है, ठीक है। तो मैं यहां कह सकता हूं डेंसिटी ऑफ एयर इनटू वॉल्यूम इनटू जी इज इक्वल टू mg, यहां पे मैं कह सकता हूं। तो वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट रहता है, g जो है वो कांस्टेंट है, तो मैं यहां पे कह सकता हूं कि ये जो मास है ये डिपेंड करता है उस फ्लूइड की डेंसिटी पर, जो फ्लूइड की डेंसिटी इस जिसमें ये सबमर्ज्ड है। जो फ्लूइड यहाँ पे एयर जो है उस एयर की डेंसिटी पे ये बात डिपेंड करती है। तो यहाँ पे मास को मैं कह सकता हूँ दिस इज डेंसिटी ऑफ एयर, प्रोपोर्शनल कह सकता हूँ कि एयर की डेंसिटी के प्रोपोर्शनल है बिकॉज वॉल्यूम कांस्टेंट है। अब जहां पे पहले थे वहां पे 1 atm प्रेशर मान लेते हैं, यानी कि 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg, कॉलम की जो लेंथ है वो 76 सेंटीमीटर थी और वहां पे टेम्परेचर था 300 केल्विन। तो पहले जो प्रेशर है वो कितना है हमारे पास, वो प्रोपोर्शनल है कह सकते हैं 76 सेंटीमीटर के, रो GH होता है वैसे, और टेम्परेचर जो है कितना है पहले 300 केल्विन, बाद में प्रेशर हो जाता है कितना 45 सेंटीमीटर के इक्विवेलेंट, तो 45 सेंटीमीटर यहाँ पे लिख देता हूँ प्रोपोर्शनल टू, और टेम्परेचर बाद में हो जाता है -7 डिग्री सेल्सियस। सो 273 हमारे पास होता है केल्विन, इसमें जोड़ देंगे तो आपको मिल जाएगा 266 आपको ये मिल जाता है केल्विन में टेम्परेचर। तो बताना है कि क्या कितना वेट ये उठा पाएगा। तो हम डेंसिटी का फॉर्मूला जानते हैं प्रेशर और टेम्परेचर के टर्म्स में, दैट PM इज इक्वल्स टू रो RT होता है। तो यहां से ये जो डेंसिटी है वो प्रेशर डिवाइडेड बाय टेम्परेचर के रेशियो के प्रोपोर्शनल होती है। तो यहां से P बाय रो T जो है मैं कह सकता हूं कांस्टेंट होने वाला है, मॉलिक्यूलर वेट तो कांस्टेंट ही है एयर का। तो मैं यहां पे लगा सकता हूं पहला प्रेशर डिवाइडेड बाय डेंसिटी जो मास के प्रोपोर्शनल है, जो लोड हमने लगाया है लोड के मास के प्रोपोर्शनल है बाय T1 इज इक्वल टू लोड पहले P2 डिवाइडेड बाय ML2 T2, ये मैं लिख सकता हूं। ये किसके प्रोपोर्शनल है, ये 76 था पहले, ये था 185, टेम्परेचर पहले कितना था 300 केल्विन के बराबर, इज इक्वल टू प्रेशर फाइनली जो है हो जाता है 45 सेंटीमीटर की इक्विवेलेंट, बाद में मास जो है पता नहीं कितना लगा सकते हैं लेट्स से m, और टेम्परेचर बाद में हो जाता है -7 व्हिच इज 266। इसको सॉल्व करेंगे, मास की वैल्यू आप निकालेंगे, तो मास आपको यहां से मिल जाता है m इज इक्वल टू 45 इंटू 185 इंटू 300 डिवाइडेड बाय आपको मिलेगा 76 इंटू 266, और इसे आप सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर जो है मिल जाता है लगभग 123.54 के बराबर। ये आपको आंसर मिल जाता है कैलकुलेट करने से।